नमस्कार। सबसे पहले आप सबका इस जी बिज़नेस के कमोडिटी कॉन्क्लेव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और पैंडेमिक के बाद का ये सबसे बड़ा हमारा ग्राउंड इवेंट है और इसमें आप लोगों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया है, जिस तरह से रिस्पांस आप लोगों ने दिया है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि कमोडिटी कॉन्क्लेव जब हमने ये प्लान किया था तो हमारा मकसद ये था कि हम इस कॉन्क्लेव के जरिए, मतलब हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम कुछ भीड़ इकट्ठा करें और एक चर्चा करके बस इस पूरे कॉन्क्लेव को खत्म कर दें। रियल कंसर्न हमारा कमोडिटी मार्केट को लेकर ये है कि इस मार्केट में ग्रोथ की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएं हैं। उस पोटेंशियल को कैसे ग्रैब किया जाए, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा किस तरह से उठाया जाए और कैसे इस मार्केट को और वाइब्रेंट बनाया जाए, ये एक्चुअल हमारा मकसद है। और हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है। जब हम कहते हैं कि हम देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल हैं और हमारा कमोडिटी प्रोग्राम देश का नंबर 1 कमोडिटी प्रोग्राम है, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि हम इस मार्केट की ग्रोथ में किस तरह से अपनी भूमिका को निभाएं। और इसीलिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन हमने किया है। और ये जो हमने पहला पैनल रखा है एग्रीकल्चर को लेकर के कि खुशहाल किसान कैसा हो प्लान, तो चूँकि एग्रीकल्चर की बात आजकल हर जगह हो रही है और अब आप देखिए कि मुंबई में बैठ के और हमने ये तय किया कि सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के ऊपर बात करेंगे। तो इसके पीछे हमारा मोटिव ये है कि नॉन एग्री कमोडिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा बात होती है, हम भी करेंगे अभी अगले पैनल में, लेकिन एग्रीकल्चर का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है और इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर इस मार्केट को ठीक से एक्सप्लोर किया जाए तो निश्चित तौर पर हम यूएस को टक्कर दे पाएंगे कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में या दुनिया के बाकी देशों को, क्योंकि हमारा जो अंडरलाइंग मार्केट है स्पॉट का मार्केट, वो बहुत बड़ा मार्केट है और उसका अगर हम फ्यूचर मार्केट में देखें तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो पोटेंशियल है, इसको ग्रैब करना है। इसलिए आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और चूंकि जैसा कि हमारी थीम है कि खुशहाल किसान क्या हो प्लान, अतुल जी आप तो सर किसानों के मुद्दे को लगातार सरकार के सामने भी रखते हैं। हमने कई बार जब भी कोई भी बर्निंग इशू होता है फार्मर को लेकर तो हम आपको जोड़ते हैं, आपसे बात हमारी होती है। तो अगर इसी टैग लाइन पे आपसे मेरा सवाल हो कि खुशहाल किसान क्या हो प्लान, तो आपके पास क्या प्लान है किसानों को खुश करने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए? सबसे पहले तो मैं इतनी देर से सुन रहा था, सेबी के मिस्टर मोहंती भी थे, अनिल सिंघवी जी भी थे और किशोर भी था। सबने बातें की एक्सचेंज के बारे में कि कमोडिटी में बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, पर किसी ने सही नब्ज को नहीं टच किया। वो ये है कि आज की तारीख में दिल्ली में बैठे हुए जितने हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये लगता है कि कमोडिटी मार्केट में अगर वो होगा तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है कि जो अपने डिसीजन मेकर्स जो दिल्ली में हैं उनको एजुकेट किया जाए, कंपनियों के CFOs और इनसे अलावा। अब आपका जो दूसरा मुद्दा है कि जहाँ तक कैसे क्या करना चाहिए, मेरा ये मानना है ताकि हमारे किसान भी 5 स्टार होटल में बैठ पाएं सर, हमारी तरह जैसे हम अब लोग की बात आप कर रहे हैं। किसान के मुद्दे पे आते हैं। हाँ। देखिए एक बड़ी भारी विडंबना है कि हम लोग चाहते हैं कि किसान को बहुत अच्छा पैसा मिले और कंज्यूमर को बहुत सस्ता हर चीज़ मिले। आपकी भी आवाज़ बड़ी बुलंद आवाज़ है इस मुद्दे पे, आपने भी इन्फ्लेशन जो एडिबल ऑयल में उस सब में तेज़ी आई, बहुत आवाज़ उठाई। तो कहीं न कहीं दोनों में विरोधाभास है। ये ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर को हम लोग हरदम ही प्रोटेक्ट करते रहें। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है कि हम लोगों ने अपने जो अर्बन कंज्यूमर को है उसको ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर किया है ओवर द इयर्स। जहाँ तक अपने एग्रीकल्चर का सवाल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप भी समझते हो कि लैंड की है। अपने जो छोटा 1-1.5 एकड़ का लैंड होगा तो वो तो उसको अपने अगर किचन गार्डन बोलें तो वो गलत नहीं होगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? आप नई टेक्नोलॉजी भी नहीं ला सकते हो। अपनी यील्ड जो हैं वो इतनी ज़्यादा नीची हैं कि उसका बारे में कुछ भी बात करें तो वर्ल्ड के कोई कंपैरिजन नहीं है। सोयाबीन का आप एग्जाम्पल लीजिए, हिंदुस्तान 12 मिलियन हेक्टेयर सोयाबीन बोता है और पैदा कितना करता है? 10 मिलियन टन। इंटरनेशनली 12 मिलियन हेक्टेयर में नहीं करते हुए 40 मिलियन टन पैदा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने लोग इन सब मुद्दों पे
नहीं तवज्जो दे पा रहे। मेरा ये सजेशन है कि हम लोगों ने कॉरपोरेट्स को ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं, तो अगर लैंड एग्रीगेशन की तरफ कोई ध्यान दिया जाए जिससे कि बड़े काम हो सकें और मैकेनाइजेशन हो सके और बड़ा पैसा एग्रीकल्चर में आ सके, वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अभी आप बोलोगे कि वो किसान को डर ये रहेगा कि उसकी ज़मीन चली जाएगी। मेरा इसमें कहना ये है कि एक लॉ ऐसा आना चाहिए कि किसान 20 साल 25 साल अपनी ज़मीन को उस पर दे सकता है लीज के ऊपर, जो ओनरशिप नहीं बदलेगी। और जो डबलिंग, जो फार्मर्स इनकम की बात है ना, वो किसान उस ज़मीन का ओनर भी रहेगा। और सेकेंडली 99% का कोई कॉर्पोरेट भी आएगा ना, तो उसको वो आदमी तो चाहिए ना चलाने के लिए, तो 99% वही किसान अपने ही फार्म को वो करेगा। ये ठीक बात है सर, जो बात आपने कही, और इसके ऊपर बहुत डिबेट भी हुआ है। हमने देखा कि फार्मर का एक बड़ा आंदोलन हुआ। दिक्कत ये है कि जो प्रॉपर मैकेनिज्म है उसको लेकर के भी सवाल हैं। आपकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि कंज्यूमर को पैम्पर करने की आदत हो गई है, ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ठीक इसलिए भी नहीं है कि आप देखिए कि कई बार जो रिटेल और होलसेल के बीच का जो हमारा मैकेनिज्म है वो उतना ज़्यादा गड़बड़ है कि नासिक में 2 रुपये बिकने वाला प्याज दिल्ली में 60 रुपये का बिकता है, किसान को भी नहीं मिल रहा है, और कंज्यूमर पैम्पर क्या टेम्पर हो रहा है वहाँ पे। तो दिक्कत ये आती है कि जो प्रॉपर मैकेनिज्म, आपका जो बिचौलिया वाला मामला है, उसको हम लोग ठीक तरीके से कैसे हैंडल करें, ये बड़ा चैलेंज है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए संदीप जी, क्योंकि आप लोग एडिबल ऑयल का मसला भी बहुत बड़ा मसला हुआ यूक्रेन रूस के बाद। आप देखिए कि दुनिया भर में किस तरह से दाम बढ़े, और जब इंडोनेशिया ने बैन किया तो क्या पैनिक रिएक्शन ग्लोबल मार्केट में हमने देखा खाने के तेल की कीमतों को लेकर के। हम चूंकि बहुत नेट इंपोर्टर हैं एडिबल ऑयल का, तो तिलहन के किसानों को हालांकि अच्छा भाव मिला है, चाहे वो सरसों हो चाहे सोयाबीन हो, तिलहन के किसान खुशहाल हों, उस दिशा में आपको क्या लगता है कि एक टारगेटेड फोकस्ड स्टेप सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए? मृत्युंजय जी, थैंक यू वेरी मच। आपने सही कहा कि तिलहन हम 2/3 इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा इंपोर्ट करीबन आज समझ के चलिए आप $18 बिलियन का है एडिबल ऑयल का इंपोर्ट देश में। और हम 130 लाख का इंपोर्ट करते हैं, 130 लाख टन का, और हमारी खुद की प्रोडक्शन जो है 85 से 90 लाख टन है। तो इस चक्कर में हम उलझे हुए हैं सालों साल, और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही, जैसा अतुल जी ने सही कहा। और हमने पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं मलेशिया इंडोनेशिया से, और सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन रशिया से, और सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं अर्जेंटीना ब्राज़ील यूएस से। ये 3 मेन ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। और हमें बीच में चैलेंज दिखा, जैसे आपने सही कहा कि यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हुआ, और उस वॉर में जो हमारा सनफ्लावर का इंपोर्ट में भी कितनी सारी गेहूं का सबका इंपोर्ट रुक गया, और कमोडिटी प्राइसेस इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ बढ़ गई। अब उस चैलेंज एक था हमारे आगे, और उसको मीट करने के लिए हम रशिया से इंपोर्ट बढ़ाए, हमने अर्जेंटीना से इंपोर्ट बढ़ाया, और उस तरह से उसको मीट करने की कोशिश की। अब ये चैलेंज पूरा नहीं हुआ, दूसरा चैलेंज आ गया, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का बैन कर दिया, मोहंती साहब भी कह रहे थे। अब ये देखिए हर कंट्री अपने हिसाब से चल रहा है आज के दिन, वो डिमांड सप्लाई और अपना इंटरनल मैनेजमेंट वो अपने हिसाब से कर रहा है। Right. वो ग्लोबलाइजेशन इज इन रिवर्स, दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ, वी आर इन रिवर्स गियर एज फार एज ग्लोबलाइजेशन इज कंसर्न, एंड इंटरनलाइजेशन हो रहा है। अब मोदी जी का स्लोगन आत्मनिर्भर स्लोगन है, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड ने वो स्लोगन अपना लिया है। पूरा वर्ल्ड बोलता है हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम आत्मनिर्भर बनना चाहेंगे। यूएस प्रेसिडेंट भी बहुत सारी पॉलिसी देखी हमने, यूएस की भी आत्मनिर्भर टाइप पॉलिसी थी। तो मोदी जी ने स्लोगन तो अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर दिया सबको। ठीक है। और वही तरीके से तो जब इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया, अब देखिए कैसी नॉर्मल वे में $1200, $1300, $1400 जो तेल की कीमत चल रही थी, वो $1600 हो गई। यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हो गया, 25% बढ़ गई, फिर $2100 हो गई, इंडोनेशिया ने बैन कर दिया, तो 1300-1200 की कमोडिटी $2100 हो गई। और मृत्युंजय जी रोज हमारी खिंचाई करते थे कि कीमतें कब कम होगी, कंज्यूमर को राहत कब मिलेगी। तो हम तो यही कहते थे, जनाब देखिए हमने अतुल जी ने हमने मिलकर डिसाइड किया कि अगली बार मृत्युंजय सवाल पूछे तो एक ही जवाब देना कि क्रूड ऑयल की कीमतें कहाँ हैं। क्रूड ऑयल में आप कुछ कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट कर पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, हर बार बढ़ाते जा रही है। तो इंटरनेशनल बढ़ेगा तो लोकल बढ़ाएंगे। लेकिन हम कर सकते हैं ना, हमारे अंदर पोटेंशियल तो है सर, मतलब ठीक है। आप लोग जो मिशन चलाते हैं, जो सर ने आपका जो सर पाम ऑयल का मिशन, या फिर जो कैसे हमारी उत्पादकता बढ़े, प्रोडक्टिविटी, उसके ऊपर तो सी ने बहुत सारा काम किया है। एब्सोल्युटली राइट। तो अभी वो आप जो पॉइंट कर रहे हैं वही मैं आ रहा हूँ
तो हमने कहा कि भाई वेज ऑयल की कीमतें भी 65% इम्पोर्ट है, तो हमें उसमें रोल बहुत मिनिमम है। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट के पास भी बार बार हमें गवर्नमेंट बुलाती थी, अतुल जी को बार बार जवाब देना पड़ता था, 20 रुपये लीटर कम करो, वापस 20 रुपये कम करो। लेकिन सोल्यूशन जो आप कह रहे हैं वही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ना, लोकल प्रोडक्शन बढ़ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एडिबल ऑयल में हमारे पास स्कोप पूरा है। और जैसे अतुल जी और हमने सबने मिलकर प्लान बनाया था कि मस्टर्ड को जो है वो क्रॉप को 200 लाख टन तक ले जाना, 20 मिलियन। हमारी क्रॉप 65-70 लाख होती थी, वो ये साल 110 लाख की है। हाँ, तो ये साल मस्टर्ड ने हमें बहुत बचाया। हाँ। जब ये क्राइसिस चल रहे थे यूक्रेन रशिया के और इंडोनेशिया के, तो हमारा सेवियर मस्टर्ड ऑयल था। ये जरूरी है। मतलब आप जो बात कह रहे हैं कि पहले हमें ये लगता था कि इंडोनेशिया अगर बैन कर देगा, मलेशिया अगर बैन कर देगा, तो पता नहीं हमें तेल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मतलब हम तेल कैसे खाएंगे। लेकिन ठीक है, कभी कभी इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आपको अपनी क्षमता का एहसास हो कि आप क्या कर सकते हैं। बगैर इंडोनेशिया भी हम जी सकते हैं, मतलब बगैर इंडोनेशिया भी हम तेल खा सकते हैं। वादवा जी, आप तो सबसे बड़े ब्रोकर का संगठन है सर जी। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इसके साथ, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को ऑयल सीड में हरदम से नकारा है। ठीक बात। मेरा ये मानना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर अपने को इंट्रोड्यूस करना है, आज कॉटन हम लोग खा ही रहे हैं, कॉटन का एग्जाम्पल अपने सामने है। आज जो हम लोग दूध पीते हैं गुजरात के अंदर या कहीं पे भी, उसकी जो खली होती है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो हम लोग तो कोई मरे नहीं, हम लोग तो बिल्कुल अच्छे भले हैं। हाँ। और अच्छे चौड़े भी और ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा ही हो गए। मेरा ये कहना है हाँ। कि कोई कारण नहीं है कि हम लोग जीएम को क्यों अपोज करते नहीं। और 2-4-5 अगर एनजीओ जीएम से ही तो चौड़े नहीं हो रहे हैं सर, ऐसा तो नहीं कि वो हेल्थ को हमारा डैमेज, क्योंकि ये बड़ी डिबेट है ग्लोबली जीएम क्रॉप को लेकर के कि हेल्थ हजार्ड है ये, हेल्थ के लिए बड़ा जो डिबेट है ना, जो डिबेट कर रहे हैं वो केवल मीडिया में और कुछ एनजीओस करते हैं। पूरा वर्ल्ड जीएम खा रहा है। जो सोयाबीन है, अगर आपको नॉन जीएमओ खोजना हो ना वर्ल्ड में, तो दिया लेके खोजोगे तो आपको इतना भी नहीं मिलेगा। तो व्हाट वी आर ईटिंग इज, हम तो मतलब जीएम मील इंपोर्ट करने में भी हिचकिचाते हैं। ये गलत बात है। कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी अगर अपने को किसान को पैसे बढ़ाने हो। अगर आप सोचिए कि अपना 1 हेक्टेयर में 1 टन पैदा करके किसान की इनकम बढ़ जाएगी, तो वो होनी नहीं है। और श्रीलंका की हालत हमारे सामने है, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर को रोका गया, तो क्या एग्रीकल्चर का हश्र हुआ। वो ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। वाकई अगर किसानों की तकदीर, किसानों की खेती की तस्वीर बदलनी है, तो निश्चित तौर पे हमें खेती का पैटर्न भी बदलना होगा। ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिशनल खेती करके आप चाहेंगे किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, वो मुश्किल काम है। वादवा जी, आप तो सर कमोडिटी ब्रोकर के सबसे बड़े संगठन की नुमाइंदगी करते हैं। आप जरा बताएं कि ट्रेडिंग के पैटर्न में एग्रीकल्चर के ट्रेडिंग, क्योंकि अभी आप देखिए कि जो हमारा एग्रीकल्चर का जो फ्यूचर प्लेटफॉर्म है, जो डेरिवेटिव मार्केट है, और जो नॉन एग्री का, दोनों में बैलेंस नहीं है। मतलब नॉन एग्री का ज़्यादा बड़ा सेगमेंट है, एग्री का बहुत छोटा सेगमेंट है, उसके ऊपर भी सरकार की नज़र रहती है कब महंगाई बढ़ जाए, कब रोक दो वायदा को। आप लोग अपने हिसाब से एग्रीकल्चर की ग्रोथ में वायदा बाजार की भूमिका ज़्यादा बढ़े, इसके लिए आपकी तरफ से क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? धन्यवाद मृत्युंजय जी। पहले तो मैं मुबारक देता हूं जी टीम को कि वो ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं। मंत्री जी बैठे थे, मैं उनके सामने ही बोलना चाह रहा था। वो हमेशा प्रोपोगेट करते रहे हैं कि किसी भी मार्केट को बढ़ाने के लिए 3 P's की ज़रूरत है, पॉलिसी, प्रोडक्ट और पार्टिसिपेंट्स। और उसी के साथ मैं ऐड करता हूं कि उन्होंने बार बार बोला है कि हमारे को सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पोटेंशियल कमोडिटी मार्केट का बहुत है। और इसको आपका जो पहल है, जैसे हमने अभी कॉन्क्लेव करा था, कन्वेंशन करा, आप भी कर रहे हैं, तो यही सब कुछ चाहिए कि अवेयरनेस बढ़े। और एजुकेशन की बात हुई है, अभी अनिल जी ने भी बोला था, मोहंती जी ने भी बोला कि हमारे को एडुकेट करना है। और एडुकेट सिर्फ हमारे को पार्टिसिपेंट्स को नहीं करना, पॉलिसी मेकर को भी करना है। जैसे आपने एग्री की बात करी है, मैं डेरिवेटिव मार्केट से हूँ। इस गवर्नमेंट की मंशा जरूर रही है कि हम कुछ जो किसान है उसको खुशहाल बनाएं। आप मानेंगे नहीं, जो डेरिवेटिव की जो एडवाइजरी कमेटी है सीडैक के, उसके भी जो चेयरमैन वो हैं जिनको ये काम दिया गया है डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम, तो वो हमारे को लीड कर रहे हैं सीडैक के अंदर भी। तो सीडैक रेगुलेटर भी चाहता है कि ये मार्केट बढ़ी जाए। 2003-4 में जब ये मार्केटें बनी थी, तो इसका पर्पस क्या था? सबने बोला है कि प्राइस डिस्कवरी और प्राइस हेजिंग। तो हमारे को ये देखना है कि ये
एफिशिएंटली यूज हो और इसके अंदर किस तरह से फार्मर्स पूरी जो चेन के अंदर एग्री की चेन है या अदर चेन है कमोडिटीज के, सबको इसका फायदा हो। आपने बोला एग्री का, देखिए हम 75वां साल मना रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंस का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारा फार्मर इकोनॉमी थी, एग्री इकोनॉमी थी पहले जब हमने स्टार्ट करा था। जीडीपी का हमारा 50% जो है, हमारा 1950 के अंदर 50% होता था, हमारा वो 18 से 19% रह गया है जीडीपी का। बट अभी भी हमारी जो सोसाइटी है वो अभी रूरल बेस्ड और एग्री बेस्ड है, तो हमारे को उसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो ये बढ़ेगी। ये आपने हेजिंग का जिक्र किया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर में, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब फ्यूचर मार्केट में एग्री के प्रोडक्ट होते हैं तो आपके लिए हेजिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। और चैतन्य जी, मतलब आपसे बेहतर हेजिंग के पूरे मामले को कौन समझ सकता है? आप खुद एक्सचेंज में इन चीज़ों को रोज देखते हैं। आप जरा बताएं कि मतलब आप क्या महसूस कर रहे हैं ग्राउंड पे, कि क्या आपको लगता है कि हेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा एग्री के प्रोडक्ट होने चाहिए वायदा बाजार में, और अगर होने चाहिए तो किस पैटर्न में होने चाहिए? Okay. First of all, thank you to G Business for having this commodity conclave. So, before raising the issues in the market, मैं ये बताना चाहता हूँ एक्सचेंज क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। पहले तो हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सोइंग टाइम में हम लॉन्च करते हैं, तो किसान देख सकते हैं कि सोइंग टाइम में कि हार्वेस्टिंग टाइम में कितना प्राइस रियलाइजेशन हो सकता है। तो इसके हिसाब से उनका इनपुट कॉस्ट वगैरह वो कैलकुलेट करके ही कैन टेक ए डिसीजन फॉर द क्रॉप सोइंग। लाइक कॉटन, वी लॉन्च आवर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ टिल डिसम्बर in the month of May and June. So he can take a decision. So this is one thing. And as you know, 3 years back, our lot sizes are bigger. Now the lot sizes are smaller. So easily FPOs and small participants can participate in the contract. And third is that we identified, like many of panelists and other speakers, they told awareness. नॉट एजुकेटेड, इतना एजुकेटेड होने के बाद भी उनको समझ में नहीं है हेजिंग का, तो फार्मर के लेवल पे क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया था अवेयरनेस प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो ताकि उसको पता चले कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। Right. तो हम लोग ये शुरू कर दिया था, बट हम लोग उतना रेस्पॉन्स नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मेजर चैलेंज ये होता है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ स्टेट बॉडी से मिला है, लाइक महाराष्ट्र कॉटन फेडरेशन एंड, वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों ने क्या बताया था, आई मीन फार्मर्स भी हैं वहाँ पे, तो उन्होंने क्या बताया था कि पहले तो अवेयरनेस है, सेकंड इज़ दैट वो मार्जिन मनी कैसे लाए और M2M कैलकुलेशन वो उनको कैसे पता चला। ठीक है, ये आपने बताया कि आप लोग किस तरह से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं आप ग्राउंड पे, उसका इम्पैक्ट क्या है? मतलब रिफ्लेक्शन, अभी जैसे आपके पास मेंथा है, कॉटन है, तो वहाँ पर किसानों की भागीदारी या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेडर हैं, हेजिंग के तौर पर उनका पार्टिसिपेशन अभी कॉटन में, मेंथा में कैसा है? अभी कॉटन में क्या है कि जस्ट दे स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, and now slowly they are showing interest to attend the awareness program, and now the government also coming forward, like they have started in for example in Maharashtra Cotton Federation, they have started a project called Smart Project, where they finance the FPOs so that they can pay some margin, and they have a tie-up with the banks and all. So they are coming forward. Now they just started shown interest to participate on exchange platform. धीरे धीरे इंटरेस्ट इसमें पार्टिसिपेशन के लिए आ रहा है, ये अच्छी बात है। और उसी को और थोड़ा ब्रॉड करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेजिंग का प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज, और पैंडेमिक में ये इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से महसूस किया गया कि जब शिपमेंट डिले हो गया, शिपमेंट अटक गया पैंडेमिक की वजह से, तो जो हेजर थे उनका नुकसान कम हुआ, और जिन्होंने हेजिंग नहीं किया था उनका नुकसान ज़्यादा हो गया। अब अमित जी आप बताएं, आप तो पूरा डिमांड सप्लाई का लेखा जोखा रखते हैं, आप वेयर हाउस को यहाँ पर रन करते हैं, आप जरा बताएं, क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद हुआ ये कि बहुत सडन पॉलिसी में बदलाव हुआ, कभी इंपोर्ट को अलाउ किया गया, कभी एक्सपोर्ट को रोका गया, ड्यूटी में बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे बदलाव किया गया।
आप जरा बताएं कि जो डिमांड सप्लाई का सिचुएशन हमारे यहाँ फूड ग्रेन का अभी है, उसको देखते हुए हमारी जो एक्सपोर्ट की पॉलिसी है या जो हमारी इंपोर्ट की पॉलिसी है वो ठीक है, या आपको लगता है कि उसमें कोई बड़ा बदलाव करना ज़रूरी है? धन्यवाद मृत्युंजय जी। तो अभी मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, जैसे वीट के प्राइजेस का। वीट के प्राइस देखिए कि अप्रैल में काफ़ी अच्छे चल रहे थे और किसान को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, 2200, 2300, 2400 बढ़ रहे थे और एक्सपोर्ट में अच्छी डिमांड भी थी। और सभी ने, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और भी हमारे राजनेता हैं, सब ने कहा कि भाई हम पूरे विश्व में अपना वीट खिलाएंगे, उस तरह का हम एक्सपोर्ट करेंगे वीट को, और हमारे वीट का परिचय पूरे वर्ल्ड में हम करवाएंगे। पर सडनली एकदम से ही वीट जो है एक्सपोर्ट बैन कर दिया, प्राइस एकदम गिर गए, मंडियों में कोई क्या नाम से वीट का लेवाल नहीं बचा। फार्मर का माल जो 2400 तक बिक रहा था वो एकदम सडनली 2100 रुपये आ गया, एक दिन में 300 टूट गए, उसके बाद वो प्राइस जो है 1950 रह गई। तो फार्मर बड़ा 15-20 दिन बड़ा परेशान हुआ। मंडियों में उतरवाने के लिए, माल उतरवाने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि बायर नहीं था तो कहाँ कोई कैसे उस माल को उतरवाए। किसान वापस अपने माल को वापस लेके गया। यही सेम हालत पोर्ट पर हुई। नहीं, जो हुआ सर वो तो हमें मालूम है। अब इसके लिए आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? क्या आपको लगता है देखिए, कि पॉलिसी रोकना लॉन्ग गलत टर्म था? बननी चाहिए, पॉलिसी में कोई इस तरह का एकदम सडन बदलाव नहीं होना चाहिए। हाँ। ये चीज सबसे बड़ी एक समझने वाली बात है। अगर हम कुछ किसान को खुशहाल देखना चाहते हैं तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ काम होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा एक है। अगर हम कमोडिटी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी ही चाहिए। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि सडन बदलाव नहीं होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। कार्यक्रम का आखिरी दौर है, वक्त बहुत कम है अतुल जी, आखिरी राउंड है। एमएसपी पर सर बड़ा डिबेट हो रहा है अभी, एमएसपी पर एक कमेटी बना दी गई है अभी हाल ही में। आप जरा बताइए कि जो अभी एमएसपी का हमारा फार्मूला है कि जो कॉस्ट है उस पर 50% ऊपर देने से किसान खुशहाल हो जाएंगे, इस फार्मूले से आप सहमत हैं या एग्री करते हैं? देखिए, एमएसपी अब केवल नाम का रह गया है। कोई भी कमोडिटी आज की तारीख में एमएसपी से नीचे नहीं बिक रही है। तो एमएसपी केवल एकेडमिक पर्पस के मतलब का है। तो क्या होना चाहिए एमएसपी नहीं तो फिर क्या? एमएसपी, मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट को खरीदना चाहिए ही नहीं। अच्छा। अगर आपको फार्मर को प्रोटेक्ट करना है और जिस कमोडिटी में प्रोटेक्ट करना है उसमें आपको उसको डिफरेंशियल दीजिए ना। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, इसके अलावा एग्री। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, भी मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ कि हेजिंग करनी चाहिए, होनी चाहिए और ये सब होनी चाहिए, और आजकल हेजिंग खत्म हो गई है। एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हेजिंग खत्म नहीं हुई है, हेजिंग एक्चुअली और बढ़ी है। फर्क केवल ये हो गया है कि हिंदुस्तान की जगह बाहर हेजिंग हो रही है। आज हम लोग भी बड़े प्लेयर्स ठीक हैं, है, ठीक है। तो आज हिंदुस्तान के एक्सचेंजेस में वो लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। यहाँ अगर मिल जाए तो आप कह रहे हैं कि Of किसानों की course, आमदनी भी बढ़ेगी। of course। ठीक बात है। अब संदीप जी, 1 मिनट में अगर आपको किसानों की आमदनी बढ़ानी हो तो एमएसपी के अलावा आपके पास क्या फार्मूला है? प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमें, नई टेक्नोलॉजी लानी है हमें, और किसान के साथ मिलके काम करना है, और ये सब चीज़ें हम एक साथ में करेंगे। और जैसे अतुल जी ने कहा कि भाई एमएसपी आपने डिक्लेयर कर दी है और यदि नीचे जा रहा है तो आप डिफरेंस उसे दे दें, प्राइवेट प्लेयर को प्रोक्योर करने दें, प्राइवेट प्लेयर को एक्सपोर्ट करने दें, जैसे अमित कह रहा था। ठीक है। पॉलिसी की कंसिस्टेंसी बनाए रखें, Okay। एक एक्सपोर्ट की वाइब्रेंट विंडो खड़ी रखें और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ओपन रखें। Right। उससे फायदा क्या है, जब शॉर्टेज है इंपोर्ट आ जाएगा, ठीक बात जब है। एक्सेस है एक्सपोर्ट हो जाएगा। Okay, ये तो बहुत वो महत्वपूर्ण सुझाव है। मैनेजमेंट का बेटर टूल है। एग्जैक्टली, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि आप उत्पादकता बढ़ाएं, पॉलिसी में फ्रीक्वेंट चेंज ना करें, एक रियल पॉलिसी बनाएं और लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बनाएं। अब वादवाजी जो एपीएमसी को लेकर डिबेट शुरू हुआ था, जिसके ऊपर किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ, आपका टेक, सीपीआई का टेक क्या है उसके ऊपर? क्या एपीएमसी का सिस्टम ठीक है, उसको और दुरुस्त किया जाए, या एपीएमसी से बाहर जो फार्मर को बेचने की मंजूरी दी गई थी वो सिस्टम ठीक है? संक्षेप में सर। देखिए, जो अगर आप फ्री मार्केट की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो कि पूरा का वर्ल्ड दिखता है, तो हमारे को ओपन करना चाहिए मार्केट को। फार्मर्स को भी छोड़ना चाहिए कि जहाँ मर्जी वो अपना प्रोड्यूस बेच पाए। अगेन हम बात कर रहे हैं खुशहाल किसान की। देखिए, इंडिया का किसान जो है, पोस्ट हार्वेस्ट उसको जो चैलेंज है उसको हमारे को एड्रेस करने की जरूरत है। ना वेयर हाउसिंग है, ना साइलोज, हमारे को साइलोज बनाने हैं, वेयर हाउसेस बनाने हैं। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना है, जिससे कि जैसे आपने कहा, कभी तो वो सड़कों पे फेंकता है और कभी इतने प्राइसेस होती हैं कि पॉलिसी मेकर कहता है बैन कर दो इन प्रोडक्ट को। तो हमारे को ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बार बार हम बियॉन्ड, जैसे आप कह रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट को बढ़ाना है, तो हम बार बार कहते थे सीटीटी को कम कर दो, ठीक है, और ये ये तो कहते बड़ी थे, डिमांड है आप लेकिन लोगों अब से हम बजट में ये भी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ।
हाँ वो बहुत कमोडिटी जरूरी के है। लिए। टाइम कम है सर, चैतन्य जी संक्षेप में आप बताएं कि अभी आपने एग्री हेजिंग की बात की, कौन कौन से एग्री के प्रोडक्ट अभी आपको लगता है कि फ्यूचर एक्सचेंज पर आने के लिए तैयार है या उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं अभी? अगर देखा जाए तो आप जैसे सभी स्पीकर ने बताया था और पॉलिसी में चेंज लाना है तो एग्री में प्रोडक्ट लाने के लिए अभी जो हैं उसी को हम लोग रिस्ट्रिक्शन में ला रहे हैं। अच्छा। तो वो वापस मार्केट को एश्योरेंस दिया जाए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ऐसा इमीडिएटली बंद नहीं होता है, बैन नहीं होता है, सस्पेंशन नहीं होता है। तो पहले वो कॉन्फिडेंस लाना है, उसके ट्रस्ट लाना बढ़ाना है, जरूरी है। इसके बाद ऑटोमेटिकली सब प्रोडक्ट आएगा अपने आप। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पहले ट्रस्ट रिस्टोर हो, उसके बाद नए प्रोडक्ट आएंगे। संक्षेप में अमित जी लास्ट क्वेश्चन आपसे ही, आप वेयर हाउस में डील करते हैं, आप जरा बताएं कि वेयर हाउसिंग के लिए, क्योंकि वेयर हाउसिंग का रोल भी बहुत बड़ा है फार्मर की आमदनी को बढ़ाने में, उनका रोल क्या होना चाहिए 30 सेकंड में? सो वेयर हाउसेज में ये होना चाहिए कि किसान तुरंत अपना माल जैसे ही फसल काटे और वेयर हाउस में जमा कराए और वहाँ से वो फ्री अपना माल कभी भी किसी को बेच सके। उसका मंडी का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए कि मंडी में जाके ही वो बेचे माल। ठीक है, एक बात मैं आपके साथ बताऊं कि इंटरनेशनली साइलोस में ट्रेडिंग होती है, एक्स साइलो ट्रेडिंग होती है। कनाडा जाइए या ऑस्ट्रेलिया जाइए, वहाँ पे एक्स साइलो ट्रेडिंग होती है। तो बड़े बड़े साइलो तो रहते पता नहीं सर क्या क्या ट्रेडिंग होती है, फ्रूट जूस और पता नहीं क्या यूएस ऑरेंज जूस के जहाज चलते ऑरेंज हैं। जूस, फ्रूट जूस, पता नहीं क्या क्या वहाँ पर ट्रेडिंग होती है। वो तो हमारा मार्केट उसके मामले में बहुत पीछे है। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, अतुल जी आपसे एक आपका। बात हाँ कहूँगा संदीप। कि अभी एडिबल ऑयल और ऑयल सीड में फ्यूचर्स बंद है और अब हमारा कीमत जो है क्रूड पाम ऑयल का $2100 से $1000 रह गया है। सो अब टाइम है कि, और हमें यहाँ कोई हेजिंग का टूल अवेलेबल नहीं था, तो इंडिया के इंपोर्टर्स और प्रोसेसर्स ने और ट्रेडर्स ने नुकसान खाया है। ठीक बात है। जो बाहर जाके हेज नहीं कर पाए, तो हमें इमीडिएट जरूरत है कि ये मार्केट्स को रीओपन करे और रीइंस्टेट करे 50% दाम कम हो गया और तो आपका किसानों valid को point भी है। वो हेल्प करेगा। हेल्प करेगा। किसानों को हेल्प करने के लिए करे, हमारे लिए करे ना करे, किसानों के लिए चलिए, करे। बहुत ज़रूरी सर, बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्क्लेव के जरिए जो बात निकल के आ रही है इसके ऊपर पॉलिसी मेकर भी गंभीरता से विचार करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, रेगुलेटर करेंगे। बहुत शुक्रिया चैतन्य जी आपका, वाधवा जी आपका, संदीप जी आपका, अतुल जी आपका और अमित जी आपका हमारे साथ इस पैनल में शामिल होने।